इन्वेस्टिगेशन रियल ओनरशिप का पता लगाने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स है कि इन्वेस्टिगेशन को सीए ही परफॉर्म करेगा और ये इन्वेस्टिगेशन स्टैट्यूट से ही गवर्न होगा और इसे विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट करना है। इसमें जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, जैसा करना है करो, वो सब आपके ऊपर है। बस जो भी करो उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई करना मत भूलना। लास्ट में एविडेंस कलेक्ट करके हमको रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट गलत निकलेगी तो मान लिया जाएगा कि ऐसा इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण हुआ है। इसमें हमें बेसिस पता चल जाते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, लीगल रिक्वायरमेंट, कंडक्टेड बाय होम, स्कोप, टाइम फ्रेम, नेचर ऑफ एक्टिविटीज, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एविडेंस, रिपोर्टिंग एंड इनहेरेंट लिमिटेशन। ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन में जो एम रहता है वो किसी फैक्ट को एस्टेब्लिश करना होता है या किसी पार्टिकुलर सिचुएशन को एसेस करना होता है, जबकि ऑडिट में वेरीफाई करना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एंटिटी के अफेयर का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। लीगल रिक्वायरमेंट कंपनी में तो ये वॉलेंट्री है इन्वेस्टिगेशन और बाकी लॉ के द्वारा ऑर्डर किया जा सकता है। ऑडिट कंपनी में मैंडेटरी है ऑडिट तो बिल्कुल, बाकी अदर्स के लिए वॉलेंट्री है। हु परफॉर्म्स इन्वेस्टिगेशन तो कोई भी कर सकता है, भले वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या ना हो, लेकिन ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। स्कोप इन्वेस्टिगेशन का स्कोप गवर्न बाय स्टैट्यूट हो सकता है या फिर नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है, लेकिन जो ऑडिट का स्कोप होता है खासकर स्टैट्यूटरी ऑडिट का वो काफ़ी वाइड होता है, वो डिटरमाइन किया जाता है रिलेवेंट लॉ के प्रोविजन से। टाइम फ्रेम इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजिड टाइम फ्रेम नहीं होता है, कोई टाइम लेंथ होता नहीं है, सर्वर ईयर्स भी लग सकते हैं और जो आउटकम होता है वो भी कोई ऐसा सर्टेन नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ ऑडिट या तो क्वार्टरली करी जाती है, हाफ ईयरली करी जाती है, फिर ईयरली करी जाती है। नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिगेशन में हम डिटेल स्टडी करते हैं, फैक्ट्स फिगर्स की डिटेल एग्जामिनेशन करती हैं, जबकि ऑडिट में हम सिर्फ टेस्ट चेकिंग करते हैं, सैम्पल टेक्निक का यूज़ करते हैं एविडेंस निकालने के लिए ताकि हम जजमेंट को फॉर्म कर सकें और लास्ट में ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन्वेस्टिगेशन जो होता है एनालिटिकल होता है नेचर में, तो उसमें हमें क्या होता है ऑब्जर्व करने के लिए अच्छा माइंड चाहिए, शांत माइंड चाहिए, फैक्ट्स को एवेल्यूएट करने के लिए शार्प माइंड की ज़रूरत होती है। इसमें फोकस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं होता, जबकि ऑडिट जो होता है वो गवर्न किया जाता है कंप्लायंस विद गैप, ऑडिट प्रोसीजर्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से। एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस चाहिए होता है वो कंक्लूसिव चाहिए होता है, जबकि ऑडिट में जो एविडेंस चाहिए होता है प्राइमा फेसी एविडेंस चाहिए होता है, मतलब कि परसुएसिव चाहिए होता है। रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट उसको करी जाती है जिसके भी पे इन्वेस्टिगेशन को कैरिड आउट किया जाता है। इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है कि किस फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करनी है, जबकि ऑडिट जो होता है उसका आउटकम होता है बिजनेस एंटिटी के ओनर को रिपोर्ट किया जाता है और जो फॉर्मेट होता है जनरली फिक्स होता है। इनहेरेंट लिमिटेशन इन्वेस्टिगेशन में इस तरीके की कोई इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं होती है, ये तो इन्वेस्टिगेटर के ऊपर डिपेंड करता है। जो ऑडिट होता है वो सफर्स फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशन। स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन स्टेप 1 सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को और इन्वेस्टिगेशन के स्कोप को। तो इसके इन्वेस्टिगेशन जो है उसका पर्पस बहुत ही क्लियर होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट को हटाने के लिए हम ये जोर देते हैं कि जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है उससे क्लियरली रिटर्न इंस्ट्रक्शन ले लिया जाए कवरिंग ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड पीरियड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। स्टेप 2 में हम डिज़ाइन करेंगे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम को। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हुए, ड्रॉ करते हुए कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे स्कोप क्या है इन्वेस्टिगेशन का, नेचर क्या है, बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, क्लाइंट ने कौन कौन से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो प्रोग्राम है उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए ताकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई अगर हमें नई नॉलेज गेन होती है तो उसके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन के नेचर को, एक्सटेंड को, एरियाज को रिड्यूस या इंक्रीज किया जा सके। स्टेप 3 कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी आपको रिटन इंस्ट्रक्शन मिल गए, फिर आपने प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया, अब आप क्या करोगे, जो प्रोग्राम में जो प्रोसीजर आपने डिज़ाइन किया हुआ है उसको अब परफॉर्म करोगे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। और जो आपको जो है वो मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस की तलाश करनी है, और आपको जितने भी एविडेंस मिलेंगे सबको आपको एग्जामिन करना है, एग्जामिन बाय एलिमिनेशन एंड कॉर्पोरेशन टू रीच एट द ट्रूथ ऑफ द मैटर। स्टेप 4 एंड दिस इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, मतलब कि अपने कंक्लूजन पे पहुंचना। तो बिफोर रीचिंग एनी कंक्लूजन केयरफुल एनालिसिस कर लेना चाहिए और फैक्ट्स और फिगर्स को कोरिलेशन कर लेना चाहिए, यानी क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। कंक्लूजन जो होगा वो बहुत ही वेल रीजन होना चाहिए और बैक्ड बाय फैक्ट्स होना चाहिए, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स। फिगर्स को इंटरप्रेट करते समय इन्वेस्टिगेटर को बहुत सारे फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ते हैं, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसिडरेशन, नेचर ऑफ द बिजनेस, हिस्टोरिकल पैटर्न क्या रहा है, कंपटीशन किस तरीके का फेस कर रही है बिजनेस, इस तरीके को।
यानी 4 स्टेप हो गए मेरे पास। सबसे पहला हो गया हमारे पास कि ऑब्जेक्टिव एज और स्कोप के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, रिटर्न इंस्ट्रक्शन ले लो, मतलब कि फिर प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करो। उसके बाद प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि एविडेंस कलेक्ट करो। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद अच्छे से एनालाइज करो, फिर एनालिसिस करके कोरिलेशन ऑफ फैक्टर्स फिगर करके आप अपना कंक्लूजन ड्रॉन करो। और उसके बाद अब लास्ट स्टेप है फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करना है अपने। तो रिपोर्ट के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कि उसको क्या इंस्ट्रक्शंस मिले थे, और दूसरा पार्ट होता है कि उसको फाइंडिंग्स क्या क्या मिले हैं। स्पेशल इशूज़ इन इन्वेस्टिगेशंस। कैन इन्वेस्टिगेटर एक्सपर्ट की असिस्टेंस ले सकता है? इन्वेस्टिगेटर को रिटर्न जनरल कंसेंट अपने क्लाइंट से ले लेना चाहिए कि अगर कोई स्पेशल मैटर आता है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेटर डिफरेंट एक्सपर्ट्स को रेफ़र कर सकता है उनके व्यूज़ लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन को 100% वेरिफिकेशन करनी चाहिए, सेलेक्टिव वेरिफिकेशन करनी चाहिए। बेसिकली डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के लिए, केस टू केस वेरी कर सकता है। अगर इन्वेस्टिगेशन को जो कैश डिफ्लेक्ट हुआ है उसका अमाउंट डिटरमाइन करना तो उसके पास और कोई चारा ही नहीं है, उसको करना पड़ेगा 100% एग्जामिनेशन। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर को कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट करनी है तो वो सिर्फ मटेरियलिटी ट्रांजैक्शन को लेगा, छोटे मोटे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो इन्वेस्टिगेशन में एडवाइस किया जाता है कि इन्वेस्टिगेटर स्टैटिस्टिकली रिकॉग्नाइज सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करे टेस्ट चेक की बजाय, और जहाँ पे सर्कमस्टांसेस परमिट कर रहे हैं वहाँ पे सेलेक्टिव वेरिफिकेशन करी जा सकती है। इन शॉर्ट ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि कब 100% वेरिफिकेशन करनी है और कब सेलेक्टिव वेरिफिकेशन पे जाना है। क्या जो इन्वेस्टिगेटर है वो ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के ऊपर भरोसा कर सकता है? फिर से कहूँगा ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर। जहाँ पर्पस जैसे कि आपको बिजनेस की वैल्यू को एस्टेब्लिश करना है, या फिर आपको गुडविल पेबल कितना है इनकमिंग पार्टनर द्वारा ये बात पता लगानी है, तो इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करने के लिए आपको जो ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इनके ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा। और अगर आपको इनकमिंग पार्टनर के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हम ये एज्यूम करेंगे, इन्वेस्टिगेटर ये एज्यूम करेगा कि जो फिगर्स जो अपीयर हो रही हैं बुक्स में वो करेक्ट है। प्लस अगर एहतियात के लिए जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने क्लाइंट से रिटर्न में एक स्टेटमेंट ले लेगा एडवांस में ही कि जो फिगर जो ऑडिटेड स्टेटमेंट है जो उसको दिए गए हैं उसको सही मानना है। अब डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जो उसको अवेलेबल करवाए गए हैं उनमें प्रेजुडिस हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी के लिए उसको अलर्ट रहना चाहिए। प्लस इन्वेस्टिगेटर को ये देखना चाहिए कि जितने भी पार्टीज़ हैं उन सब का इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट ख़त्म ना हो, सबको इंटरेस्ट को उसको ध्यान में रखना है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर को मैच्योर और एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या इन्वेस्टिगेटर एक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट बना सकता है? वैसे तो इन्वेस्टिगेशन को रिफ्यूज़ होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक होने से। वो एज्यूम कर सकता है ऐसा कि जो एस्टेब्लिश जो बिजनेस ट्रेंड्स है वो आगे कंटिन्यू करेंगे नियर फ्यूचर में, अगर इनके खिलाफ कोई उसको कॉन्ट्ररी एविडेंस नहीं दिखता है तो। लेकिन किसी वैल्यू को एस्टेब्लिश करने के लिए उसको कोई ट्रेंड प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर के ओपिनियन का बेसिस क्या होगा? इन्वेस्टिगेटर को अपना ओपिनियन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स के अंदर ही ओपिनियन अपना फॉर्म करना चाहिए, उसके अलावा फॉर्म नहीं करना चाहिए। कोई एजम्पशन नहीं लेनी चाहिए। जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं जो उसने इन्वेस्टिगेट किया, एनालाइज किया है, उसके द्वारा ही उसको ओपिनियन लेना चाहिए। और उसको अगर एस्टेब्लिश फैक्ट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं हैं या इनकैपेबल हैं ओपिनियन फॉर्म करने के लिए तो उसको क्वालिफाई कर देना चाहिए या डिस्क्लेमर इशू करना चाहिए कि पूरे एस्टेब्लिश फैक्ट्स नहीं है उसके पास, लेकिन किसी भी तरीके का एजम्पशन नहीं लेना चाहिए उसको। अब क्या इन्वेस्टिगेटर को वर्किंग पेपर रिटेन करके रखना चाहिए? इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को पूरा का पूरा वर्किंग पेपर अपने पास ही रखना चाहिए। ये जो वर्किंग पेपर हैं ये कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के तौर पर सपोर्ट करेंगे उसके ओपिनियन को, और जो वर्किंग पेपर है उसको बहुत मदद करेगा रिपोर्ट फॉर्म करने में भी। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2 तरीके की होती है, एक नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन होती है, एक स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन होती है। नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास इनकमिंग पार्टनर के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। बैंक अगर कोई लोन प्रपोज कर रहा है किसी कंपनी को तो
बैंक के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या किसी फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था डिफरेंसेस वाले में ऑडिट और इंस्पेक्शन के, स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन ज़्यादातर कंपनीज की होती है। हमने लॉ में भी पढ़ा है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन वाले में, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ क्या होता है? मेनली दो पर्पज़ होता है कि बिजनेस, जिस तरीके का बिजनेस है, जिस तरीके का बिजनेस का नेचर है, प्रॉफिट रिकॉर्ड्स है, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की जो पर्सनल कैपेबिलिटी है, सोशियो इकोनॉमिक सेटिंग है, उसके आधार पर इन सबको ध्यान में रखते हुए जो इनकमिंग पार्टनर को जो टर्म्स ऑफर करी जा रही है वो रीज़नेबल है या नहीं है, और दूसरा वो जो कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करेगा वो सेफ़ है उसके लिए या नहीं है, उसको सही जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा ना। यानी दो बात है, टर्म्स जो ऑफर करी जा रही है वो रीज़नेबल है कि नहीं है, काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सेफ़ है और उसे यूज़फुली अप्लाई किया जाएगा। एरियाज़ टू बी कवर्ड, तो इसके लिए हमने एक स्टोरी बना रखी है कि एक फर्म ने हमें पार्टनरशिप ऑफ़र करी। हमारे पास कोई आइडिया नहीं था फर्म को लेकर के कि फर्म कैसी है, तो हमने उसकी हिस्ट्री, फर्म की जो हिस्ट्री होती है सिंस इंसेप्शन एंड इट्स ग्रोथ, उसकी इंसेप्शन से लेकर के अभी तक जो उसकी ग्रोथ है, फर्म की क्या हिस्ट्री रही है, उसको हमने इंक्वायर किया। हमें पता चला कि फर्म ने अपने लिए मार्केट में बहुत अच्छा खासा नाम कमा रखा है। फिर हमने उनसे पूछा कि रीज़न क्या है, मेरे को रीज़न ऑफ द ऑफ़र ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर रिटायरमेंट कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके अलावा अगर कोई रीज़न है तो, लेकिन तो उसके लिए हमें बताया गया कि एक इनकम्प्लीट फंड कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए फ़ंड चाहिए कंपनी को। एक्चुअली क्या, जो कंपनी है वो बैंक के पास गई थी लेकिन बैंक के टर्म्स ऑफ लोन फिनेंसिंग अच्छे नहीं थे, और प्लस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को कवर कर पाए। तो उन्हें एक सबसे इजी तरीका ये लगा कि एक्सटर्नल फंड्स को, एडिशनल फंड्स को एम्प्लॉय किया जाए, नहीं कैपिटल एम्प्लॉय किया जाए। और ये सब देख करके मैंने प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज़ किया उनकी, कि उनके की पर्सनल कैसे हैं, उनके ऑर्डर्स इन हैंड अभी कैसे हैं, क्लाइंटेल की क्वालिटी कैसी है, ये सब को देख करके फिर मैंने उनके प्रोविज़न्स को देखा, पार्टनरशिप के डीड के प्रोविज़न्स को एग्जामिन किया और देखा कि कहीं ऐसा कुछ स्पेशल क्लॉज है जिसमें कंसेशनल टर्म पर एडमिशन को अलाउ किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक फॉर एडवांसेस, इसके मेनली 3 पर्पज़ होते हैं इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन के, कि आप लोन क्यों ले रहे हो, रीज़न क्या है, आप रिपे कैसे करोगे, सोर्स क्या है रहेगा आपका, अगर आप रिपे नहीं कर पाते हो, फेल हो जाते हो, तो सिक्योरिटी है कि नहीं है कोई, मतलब ताकि उसको जब्त करके बैंक बेच करके अपने पैसे वापस रिकवर कर सके। प्रोसीजर्स, तो इसके लिए हमने एक कहानी बना रखी है कि ए लिमिटेड है वो SBI के पास जाता है और 5 साल का एक लोन मांगता है ताकि वो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड कर सके। तो SBI जो है फर्म की हिस्ट्री को चेक करता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस। तो उन्हें ग्रोथ तो दिखती है, फिर वो देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी है भी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के स्ट्रेंथ को एग्जामिन करने के लिए वो पिछले 5 साल के स्टेटमेंट ऑफ P&L को देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी अभी आ रही है, पहले की नहीं है। अगर पहले की नहीं है तो स्ट्रेंथ तो रहेगी नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रेंथ तब होती है जब प्रॉफिटेबिलिटी लगातार काफ़ी सालों से आ रहा होता है, इसलिए वो पिछले 5 साल के स्टेटमेंट ऑफ P&L देखते हैं और इसमें सेपरेटली एग्जामिन करते हैं वेरियस आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, ग्रॉस, नेट प्रॉफिट अर्न, टैक्सेस पेड एनुअली, और उनके जो रेशियोज़ हैं, फाइनेंशियल रेशियोज़, उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैंक जो होता है वो आखिर में इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग गुड है, काफ़ी अच्छी है, और इसने अपना काफ़ी बिजनेस इंटीग्रिटी रेपुटेशन बना रखी है अपने लिए, मार्केट में बिजनेस इंटीग्रिटी के रूप में काफ़ी रेपुटेशन बना रखी है। फिर जो SBI है वो जो बोरोअर है उसके साथ डिस्कशन करता है कि वो किस मैनर में लोन को इन्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, और उसकी शेड्यूल और रिपेमेंट क्या रहेगी। और बैंक कहता है ठीक है जी, आपको लोन तो हम दे देंगे, लेकिन आप अपनी शेड्यूल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ आप हमें एक बार सबमिट कर दो ताकि हम देख सकें कि सिक्योरिटी कौन कौन से हमारे पास रहेगी इन द केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। और फिर जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का शेड्यूल में वो चेक करता है एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप, वैल्यूएशन, एडिक्वेटली इंश्योर है कि नहीं है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर
कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, अभी कौन सी फ्यूचर में कौन से राइज होने के चांसेस हैं, ये कंप्लीट शेड्यूल दिया है कि नहीं दिया है। बाद में बैंक को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने में पता चलता है कि कंपनी के एओए और एमओए में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, ऑथोराइज ही नहीं कंपनी लोन लेने के लिए, तो ये इंट्रावायरस काम हो जाएगा अगर कंपनी लोन लेगा तो। और फेसलेस एसबीआई जो है वो ए लिमिटेड के प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर देता है। वेज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड्स में 5 आती है, कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट, सप्लायर लेजर, कस्टमर लेजर से रिलेटेड और स्टॉक से रिलेटेड। तो अब अभी हम कैश रिसीट से रिलेटेड देखते हैं कि कैश सेल को क्रेडिट सेल में आप कन्वर्ट कर देते हो, जितना डिस्काउंट है उससे ज़्यादा डिस्काउंट आप रिकॉर्ड करते हो। कस्टमर ने जो पेमेंट करी है फुल पेमेंट, उसके लिए तो आप कस्टमर को रिसीट कर देते हो कि आपने फुल पेमेंट करी है, लेकिन आप काउंटर फॉल में सिर्फ पार्ट ऑफ द अमाउंट ही आप रिकॉर्ड करते हो। आप गुड डेट को बैड डेट की तरह दिखाने लगते हो। आप फिक्टिशियस क्रेडिट एडजस्टमेंट कर देते हो अकाउंट में। कस्टमर के अकाउंट को शॉर्ट से डेबिट करते हो, यानी 100 रुपये का अगर उसने सामान लिया है तो आप उसको सिर्फ 90 रुपये के सामान को डेबिट करते हो, इस तरीके से। और आप अंडर कास्टिंग करते हो रिसीट साइड को और पेमेंट साइड को ओवर कास्ट कर देते हो। कैश पेमेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एक फॉल्स इनवॉइस को पे कर देना, या फिर डिटेल्स को फॉल्सीफाई करके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पे करना, या फिर वेज शीट की टोटलिंग कर देना और जो एक्सेस होगा उसको मिस अप्रोप्रिएट कर देना, फॉल्सीफाई कर देना, फॉल्स रिफंड को क्रिएट करना अकाउंट में और फिर विड्रॉ कर लेना। अनक्लेम्ड जो क्रेडिट बैलेंस होता है कस्टमर का उसको विड्रॉ कर लेना, या फिर फॉल्सली अमाउंट को क्रेडिट कर देना। सप्लायर लेजर, सप्लायर ने अगर कोई क्रेडिट नोट को इशू किया हुआ है तो उसको सप्रेस कर देना और उसके बदले अमाउंट खुद ले लेना। मतलब कि सप्लायर पहले 90 रुपये मांग रहा था, वो 85 रुपये सिर्फ मांग रहा है, तो जो 5 रुपये का जिसने क्रेडिट नोट इशू किया उसको सप्रेस कर देना और बैंक अकाउंट में से 90 रुपये निकाल के 5 अपने पास रख लेना, सप्लायर को 85 दे देना। और मार्केट प्राइस मार्केट जो प्राइस है उससे ज़्यादा जो प्राइस है उसके ऊपर परचेज इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर लेना, और जो एक्सेस अमाउंट है उसको कलेक्ट करके सप्लायर को कैश में पेमेंट कर देना, बाकी अमाउंट अपने पास रख लेना। इसमें क्या होता है कि 100 रुपये की चीज़ के लिए अपने सप्लायर से 120 रुपये का बिल बनवा दिया, 20 रुपये खुद रख लिए, बाकी आपने सप्लायर को पे कर दिया 100 रुपया। फिर है फिक्टिशियस डुप्लीकेट इनवॉइस बनाना कि हमने परचेज़ किया है सप्लायर से और उससे पैसे एंटिटी से पैसे ले लेना। सप्लायर ने अगर अपना कोई अमाउंट क्लेम नहीं किया है अभी तक, परचेज मतलब सप्लाई करके अभी तक पैसे नहीं लिए हैं, तो जो अनक्लेम्ड अमाउंट है उसको खुद विड्रॉ कर लेना। कस्टमर लेजर्स, टीमिंग एंड लीडिंग मेथड में क्या होता है कि आप कस्टमर को से 120 रुपये लेते हो, बुक में जो एंट्री करनी होती है वो क्या करते हो कि 120 रुपये में मैंने 20 रुपये का डिस्काउंट दिया, 100 रुपये रिसीव हुए, बट आपने 120 रुपये रिसीव किया और जो 20 रुपये वो आप अपने पास रख लेते हो एक्सेस वाले। एक कस्टमर जो कि हमारा डेटर है उसने हमें पेमेंट करी, कोई पार्ट पेमेंट करी अपने डेट की, तो हमने क्या किया उसके अकाउंट में क्रेडिट ना करके किसी एक नया कस्टमर था उसका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो यानी इस तरीके से हमने दिखाया कि उसने हमें लोन दिया है, ठीक है, फिर उसको लोन पेमेंट करने के बहाने हमने उसको अकाउंट में दिखाया और उससे पैसे ले लिए, और ये जिसने हमें ओरिजिनल वाले ने जो हमें पेमेंट किया था अपने डेट को लिए उसको हमने कुछ दिखाया ही नहीं। स्टॉक, इसमें क्या होगा, सिंपली प्रीमाइस से आप सामान को चुरा सकते हो या सामान को चुरा करके उसको डैमेज रूप में दिखा दो कि डैमेज हो गया। और स्टॉक जो एम्प्लॉय होता है वो स्टॉक रिकॉर्ड को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि जो एक्चुअल क्वांटिटी जो दिख रही है इन्वेंटरीज की हैंड में और जो आप बुक्स में है वो टैली कर जाए, चोरी करने के बाद भी।